हेलो बच्चों, आपके कोर्स में जो गंगा सिंह विश्वविद्यालय है उससे जो रद्दोबदल हुआ इस बार सिलेबस में, उसके तहत हम चलते हैं तो तुम्हारे पहले ही कवि आते हैं चंद बरदाई, और जिनका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में भी तुम्हारे कोर्स में है पद्मावती समय, और पद्मावती समय के 10 पद। तो पहले हम थोड़ी सी पृथ्वीराज रासो की भूमिका देख लेते हैं, क्या था, चंद बरदाई ने क्या लिखा और चंद बरदाई क्या कहना चाहते हैं इसमें। तो हम चलते हैं कि चंद बरदाई महाकवि की रचना पृथ्वीराज रासो है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। यह ग्रंथ अति विशालकाय है। इसमें लगभग 2500 पृष्ठ और 69 अध्याय है, जिन्हें समय कहते हैं। यहाँ अध्याय को समय कहा गया है, पद्मावती समय ऐसा है, यानी पद्मावती अध्याय। कवि चंद्र ने इसमें अपने आश्रयदाता महाराज पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र, जन्म से मृत्यु तक का वर्णन किया है। आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति हुई। इन चारों में चौहान वंशी क्षत्रिय भी थे। अजमेर में राज्य करने वाले इन्हीं चौहान वंशी राजाओं के अर्णोराज हुए। इनके पुत्र सोमेश्वर तथा पौत्र पृथ्वीराज ने पृथ्वीराज थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर वंशी राजा अनंगपाल की कन्या कमला के से कन्नौज में हुआ था। अनंगपाल की दूसरी कन्या सुंदरी कन्नौज के राजा विजयपाल की पत्नी थी, जिससे जयचंद राठौड़ उत्पन्न हुए। संतानहीन होने के कारण अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद ले लिया। फलतः पृथ्वीराज अजमेर और दिल्ली के राजा हो गए। जयचंद को अपनी यह उपेक्षा अच्छी न लगी और उसने चिढ़कर राजसूय यज्ञ और अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का अनुष्ठान किया। यज्ञ में पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजा सम्मिलित हुए। जयचंद ने पृथ्वीराज की स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर स्थापित की। स्वयंवर में संयोगिता ने, जो कि पृथ्वीराज पर पहले से ही अनुरक्त थी, वह जयमाल पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में ही पहना दी। जयचंद अपनी पुत्री के इस कार्य से बड़े असंतुष्ट हुए और उसे गंगा तटवर्ती एक महल में कैद कर दिया। इधर पृथ्वीराज के अनुचरों ने आकर यह यज्ञ विध्वंस कर दिया और पृथ्वीराज ने चुपचाप संयोगिता से गंधर्व विवाह किया तथा उसे दिल्ली ले गए। मार्ग में जयचंद की सेना ने पृथ्वीराज को पकड़ लिया और घमासान युद्ध हुआ, किंतु पृथ्वीराज सकुशल दिल्ली पहुंच गए और संयोगिता के साथ रंग महल में राज्य की ओर ध्यान दिए बिना जीवन व्यतीत करने लगे। पृथ्वीराज के राज्य को निर्बल समझकर इतने में ही गजनी के शहाबुद्दीन गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, किंतु पृथ्वीराज ने उसे हरा दिया। गोरी ने इस प्रकार दिल्ली पर बार बार आक्रमण किए और अंत में विजय प्राप्त कर पृथ्वीराज को गजनी पकड़ ले गए। पीछे से कवि चंद भी गजनी पहुँचे और एक दिन अवसर पाकर चंद ने संकेत देकर पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण से गोरी को मरवा दिया। फिर चंद और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मार दिया। रासोकार ने गोरी और पृथ्वीराज के बैर का कारण एक सुंदरी को बताया है। गोरी अपने राज्य की एक सुंदरी को हस्तगत करना चाहता था। इस सुंदरी का प्रेम सुसेन शाह नामक एक अन्य सरदार से था। गोरी से परेशान होकर और युगल प्रेमी पृथ्वीराज के शरण में आ गए थे। पृथ्वीराज से गोरी ने इन दोनों को वापस मांगा, किंतु पृथ्वीराज ने शरणागत रक्षा के छात्र धर्म को समझकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी, जो कि दोनों ही की ओर से शत्रुता का कारण हुआ। रासों में पृथ्वीराज का यह प्रधान चरित्र अनेक प्रासंगिक घटनाओं से सजाकर लिखा गया है। पृथ्वीराज का अनेक राजाओं से युद्ध हुआ है। इनकी कन्याओं का पृथ्वीराज ने अपहरण किया है। बीच बीच में कुछ पौराणिक ढंग के आख्यान भी है। रासों के पद्मावती समय में भी इसी प्रकार की कथा है। अब जो तुम्हारा कोर्स में है पद्मावती समय, उसमें एक कथा है कि समुद्र शिखर के राजा विजयपाल की कन्या पद्मावती एक तोते द्वारा पृथ्वीराज की रूप प्रशंसा सुनकर उस पर मोहित हो जाती है। उसके पिता कुमाऊं के राजा कुमुदमणि के साथ उसका विवाह संबंध पक्का करते हैं। पद्मावती उसी तोते द्वारा पृथ्वीराज के पास पत्र भेजकर रुक्मिणी और कृष्ण का उदाहरण देती हुई अपने को वरण करने की प्रार्थना करती हैं। यथा समय पृथ्वीराज आते हैं और दोनों राजाओं की सेनाओं को परास्त कर पद्मावती को अपने साथ ले जाते हैं। मार्ग में शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को घेर लेता है, किंतु पृथ्वीराज उसे भी हरा देते हैं
हराकर छोड़ देते हैं और दिल्ली आकर पद्मावती से विवाह कर लेते हैं। इसी प्रकार की अन्य भी अनेक कथाएं रासों में सम्मिलित है। अवान्तर प्रसंगों, घटनाओं और चरित्रों के इस बाहुल्य को देखकर ही राजस्थान के प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास लेखक कर्नल टोड ने इसे यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ द पीरियड यानी तत्कालीन विश्व इतिहास कहा है। तो यहाँ जो हम पद्मावती समय पढ़ेंगे बच्चों, इसमें यही है कि पद्मावती के तोते से जब पद्मावती की सुंदरता का वर्णन सुनता है राजा पृथ्वीराज, तो उस पर मोहित हो जाते हैं और पृथ्वीराज के पास में पद्मावती अपने तोते को भेजती है उसका वर्ण करने के लिए। तो पृथ्वीराज आते हैं और बीच में गौरी के साथ उनका युद्ध छिड़ता है और फिर वो वापस पद्मावती को लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो ये वर्णन है इसमें। तो हम पहला ही पद है तुम्हारे कोर्स में, वो देखते हैं बच्चों कि मनहु कला सभान कला 1692 बाल बेस ससिता समीप अमृत रस पिन्नी बिगसी कमल सृग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टी हीर कीर अरुबिम्ब मोति नक्षिक अहि गुट्टी छपति गयंद हरि हंस गति बीह बनाए संचे संची पद्मिनी रूप पद्मावती मनोकाम कामिनी रची। तो पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। बन्नी है मतलब बनी, बेस मतलब आयु अवस्था, पिन्नी है पिया, सृग सृग का मतलब होता है माला श्रृंखला, बेनु वेणु या बांसुरी, ऐ गुट्टी है अभिघटित पूर्णतया घोटा गया, छपति छिपाती है, वीह विधाता, संचय सांचा, संचीय संचित को करके बनाया, काम कामिनी काम की पत्नी रति। तो मनहु कला ससभान कला, मानो वह कन्या साक्षात चंद्रमा की कला हो। मनहु कला ससभान कला, ससभान मतलब चंद्रमा। तो मनो उस कन्या की कला चंद्रमा की कला के समान हो। 1692 है, चंद्रमा की 16 कलाओं से वह बनाई गई थी। बाल बेस उसकी अभी उसकी बाल्यावस्था थी। शशिता समीप अमृत रस पिन्नी है और चंद्रमा भी मानो उसके पास से अमृत रस पिया हो, या चंद्रमा ने भी मानो उसके पास से अमृत रस पिया हो। बिगसी कमल सृग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टी है और उसने अपने सारे अंगों मुख, नेत्र, कर, हाथ और पाँव के सौंदर्य से विकसित कमलों की श्रेणी को, केशों से भ्रमर, केशों से बालों को या केशों की शोभा से भंवरों को, कंठ स्वर की मधुरता से बांसुरी को तथा नेत्रों की चपलता से खंजन को। तो बेनु वाणी से अपने कंठ के स्वर से बांसुरी को, खंजन मृग लुट्टी है और अपने आँखों से खंजन और हरिणों को मानो उसने लूट लिया हो, मात दे दी हो। आगे है हीर कीर रुबिम्ब मोती नक्शिक ही गुट्टी है और साथ ही उसका सारा नख शिख हीरे, तोते, बिंबाफल और मोती से बना है। अपनी चाल से वह छपति गयंद हरिहंस गति, अपनी चाल से वह हाथी, सिंह और हंस को भी छिपा देती है, लज्जित कर देती है। बीह बनाए संचय संचीय, ब्रह्मा ने मानो सांचा बनाकर उसके अंगों का संचयन किया हो, ढाला हो। पद्मिनी रूप पद्मावती मनुकाम कामिनी रची है, उस पद्मावती का रूप पद्मिनी नायिका के समान है, मानो विधाता ने दूसरी रति की रचना की हो। तो यहाँ पर है संचीय का कुछ व्याख्याकारों ने सची यानी इंद्राणी भी अर्थ किया है और उपमा अलंकार है इसमें। छत्रपति और एक शब्द आया यहाँ छपति, छपति के स्थान पर कुछ टीकाकारों ने छत्रपति भी पाठ रखा है, जो कि प्रत्यक्ष ही अशुद्ध एवं भ्रांति ही है। छत्रपति का कोई यहाँ अर्थ ही नहीं होगा। छपति मतलब छिप जाना होता है। छंद की दृष्टि से भी छत्रपति पाठ है वो अशुद्ध है। आचार्य शुक्ल ने भी छपति पाठ को ही शुद्ध और संगत स्वीकार किया है। यहाँ हीर कीर
आदि केवल उपमानों का कथन होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार भी है बच्चों। अगला है तुम्हारे कोर्स में पद, अभी देखते हैं बच्चों को, चलिएगा। अगला है कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक सद, कमल गंध वैसंद हंस गति चलत मंद मंद, श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नख स्वाति बुंद जस, भ्रमर भवई बुलहि स्वभाव मकरंद वास रस, नयन निरखि सुख पाय सुख सुदिव्य मूरत रची है, उमा प्रसाद हर हेरियत मिलहि राज पृथ्वीराज जी। तो ये बच्चों हम कल करेंगे। धन्यवाद।